पिछले क्लास में सेल के बारे में हम पढ़े थे। सेल चैप्टर जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं, कुछ ऑर्गन के बारे में पढ़े थे और कुछ ऑर्गन के बारे में अभी पढ़ना बाकी है। तो आइए आज जो टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ये सेल अगर है, ये बताए थे सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही सारे ऑर्गन होते हैं। न्यूक्लियस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, गोल्जी बॉडी होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, राइबोसोम होते हैं और लाइसोसोम होते हैं। इस तरह से ये सेल के अंदर ऑर्गन होते हैं। तो उसी में से एक ऑर्गन ये है, मान लीजिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, दो तरह का होता है। एक स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर पूछेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या तरह का होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जरा देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। मान लिया जाए ये पिलर के समान काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक पिलर के समान काम करता है। मान लीजिए ये सेल होगा, बगल में और भी सेल होंगे, उसके अंदर भी इतने सारे ऑर्गन होंगे, बगल में यहाँ भी सेल होगा, उसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन होंगे, बगल में यहाँ भी सेल होगा, 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 इस जगह भी सेल होगा, इसके ऊपर भी सेल होगा, यहाँ भी सेल होगा, यहाँ भी सेल होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो मतलब दबे नहीं, है ना। सेल के अंदर जो ऑर्गन है ये इससे दब नहीं जाए, मतलब ये इससे नहीं दब जाए, ये इससे नहीं टकरा जाए, ये इससे नहीं टकरा जाए। टकरा जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत है, वो आगे हम क्लियर करेंगे। तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, ये एक पिलर के समान काम करता है। ये एक पिलर के समान काम करता है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मान लीजिए कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ वाला भाग है, ये रफ वाला भाग, और रफ वाले भाग के ऊपर एक दाना दाना सा पाया गया था। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले भाग पर दाना दाना पाया गया था, उसको कहेंगे राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। तो ये रफ वाले भाग क्या कहलाता है, रफ वाले भाग पर एक दाना दाना, एक बिंदा बिंदा पाया गया था, उसको राइबोसोम कहते हैं। तो रफ वाले भाग के ऊपर क्या होता है, ये राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम समझ गया। और ये जो है क्या करता है, फैट्स, इसके अंदर कुछ नहीं, स्मूथ वाला भाग फैट्स बनाता है, फैट्स बनता है। ये क्या करता है, फैट्स बनाता है, ये प्रोटीन बनाता है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए राइबोसोम को। राइबोसोम का खोज के बारे में आता है कि रॉबिन्सन का भी नाम आता है इसका, राइबोसोम का, लेकिन इसकी खोज प्लेडे ने की थी। राइबोसोम का काम है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल हम इसको बाद में पढ़ेंगे, अगले क्लास में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। ये इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में जो है ना 70S होगा और यूकैरियोटिक में 80S। ये S जो है ना, जहाँ भी देखिएगा ये 70S या 80S, ये प्रोकैरियोटिक सेल में 70S होता है और यूकैरियोटिक सेल में 80S होता है। S जो है ना, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, मतलब नापा जाता है। जैसे अब मान लीजिए लिक्विड को नापते हैं तो किससे नापते हैं, लीटर से नापते हैं। उसी तरह से इस प्रोकैरियोटिक सेल में जो है 70S या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, ये S जो है, याद रहेगा, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70S प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में 80S रहता है। तो जैसे दूध नापते हैं, तो लिक्विड है, दूध है, पानी है या तेल है, जो भी नापते हैं, तो उसके लिए क्या नापते हैं, उसके लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है नापने के लिए, वो नापने के लिए लीटर की ज़रूरत पड़ती है। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लीटर की। अब मान लीजिए गाँव में भी किलो से भी नाप देते हैं, हालांकि नापने का तो आपका मन है, आप इंची टेप से भी नाप सकते हैं, मीटर से भी नाप सकते हैं, आपका मन है। लेकिन वो लिक्विड जो है नापा जाता है असल में लीटर से ही, लिक्विड नापा जाता है असल में लीटर से, लिक्विड नापा जाता है असल में लीटर से। तो प्रोकैरियोटिक में कितना ये रहेगा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये 70 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट रहेगा, यूकैरियोटिक में 80 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट रहेगा। तो ये दोनों याद रखना है। और मतलब प्रोकैरियोटिक के बारे में अलग से भी पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। अब आइए जरा देखते हैं केंद्रक को। केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है।
केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। हम बताए थे सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस क्या करता है, सबको कंट्रोल करता है, सब ऑर्गन जितने भी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सबका ये देख रेख करता है। वैक्यूल है, सेल के अंदर जितना भी ऑर्गन होता है और इस बीच में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या करता है, इन सबका देख रेख करता है कि तुम ठीक ठाक से काम करो। माइटोकॉन्ड्रिया कहता है रे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाओ, इसको कहता है रे राइबोसोम तुम जरा प्रोटीन बनाओ, गोल्जी बॉडी कहता है कोई परिवहन तुम ठीक ठाक से करो, वैक्यूल कहता है वैक्यूल बाबू पानी जरा रखो। तो ये केंद्र को मतलब कि कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। केंद्र को क्या कहा जाता है, कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। केंद्र को क्या कहा जाता है, कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। एक बार ना एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि भाई तुझसे एक सवाल पूछूं, तो दूसरा दोस्त कहता है पूछो। तो पहला दोस्त कहता है यार मित्र दोस्त तेरी तो शादी हो गई है यार, तू एक बात बता कि शादीशुदा लड़के और शादीशुदा लड़की में क्या अंतर है। तो दूसरा दोस्त कहता है कि मंगलसूत्र अगर लटका हो तो समझना कि लड़की शादीशुदा है, और अगर मुंह लटका हो ना समझना लड़के शादीशुदा है। तो चलिए जरा देखते हैं केंद्रक को क्या कहते हैं। केंद्रक को न्यूक्लियस सेल का ब्रेन कहा जाता है। केंद्रक को क्या कहते हैं, सेल का ब्रेन कहा जाता है। अब जरा देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में पिछले क्लास में भी हम बताए थे। इसकी खोज किसने की थी, डी दुबे ने। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी दुबे ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी दुबे ने। लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है, उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब जरा देखिए लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है ना, इसी के डर से जितने भी सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी अंग हैं सेल के अंदर, तो क्या करते हैं, इसी के डर से सब काम करता है। मान लीजिए वैक्यूल है या फिर राइबोसोम है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम नहीं करेगा तो यहाँ पर लाइसोसोम है, यहाँ पर लाइसोसोम है। लाइसोसोम उसको बुलाएगा, ए माइटोकॉन्ड्रिया जा आओ तो इधर जाएगा। इसको अगर काम नहीं कर रहा है तो इसको पूछेगा तुम काम क्यों नहीं करते हो, कहता नहीं करेंगे काम। क्या कहता है कि नहीं करेंगे काम। तो ऐसे में क्या करता है, ये अपने अंदर से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके ऊपर छोड़ देता है। जब छोड़ देगा तो क्या करेगा, जैसे इसके ऊपर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पड़ेगा ये माइटोकॉन्ड्रिया का उसी जगह खत्म हो गया माइटोकॉन्ड्रिया उसी जगह। और ये जिसके ऊपर भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देगा वो अंग खत्म हो जाएगा, कहानी उसकी खत्म हो गई। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, पूरे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन होता है कहता है नहीं काम ही नहीं करेंगे हम। माइटोकॉन्ड्रिया कहता है हम भी काम नहीं करेंगे, लाइसोसोम ये राइबोसोम कहता है हम भी काम नहीं करेंगे, वैक्यूल कहता है हम भी काम नहीं करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता है हम भी काम नहीं करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करता है, बड़ा गुस्सावर है, बहुत गुस्सावर है, कहता है साला काम नहीं करेगा, ओहो काम नहीं करेगा, काम करवाने का तरीका तो इसको पता है, काम नहीं करेगा। तो ऐसे करता है क्या, खुद को फाड़ता है। जब खुद को फाड़ेगा ना क्या होगा, ऐसे में जब खुद को फाड़ेगा तो क्या होगा, सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरे सेल मेम्ब्रेन के अंदर फैल जाएगा। जब पूरे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब फैल जाएगा ना तो क्या होगा, जितने भी पूरे सेल के अंदर ऑर्गन होते सब का सब खत्म, कहानी खत्म हो गया उसका। अब क्या होगा, ये सेल खत्म हो गया। अब ये बगल की जो सेल है, ये बगल की जो सेल है, अब ये सेल के अंदर सेंट्रोसोम होता है और सेंट्रोसोम का काम है विभाजन करना। सेंट्रोसोम का काम है विभाजन करना। मान लीजिए ये सेल खत्म हो गया तो ये बगल की सेल विभाजन कर जाएगी और ये वाला सेल इसके जगह पर आ जाएगा और ये एक अपनी जगह पर रहेगा। तो मान लीजिए एक सेल अगर खत्म हुआ तो दूसरे सेल बगल की सेल विभाजन करेगा और विभाजन करने के बाद जो खाली जगह है वहाँ पर वो चला जाएगा और एक अपनी जगह रख लेगा और एक जो खाली जगह वहाँ पर चला जाएगा। तो ये काम है लाइसोसोम का। और ये लाइसोसोम जो है ना आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब देखिए आरबीसी के बारे में, ब्लड के बारे में अलग से भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। अब देखिए राइबोसोम मतलब क्या, ये लाइसोसोम जो है ना आरबीसी में क्या होता है, नहीं पाया जाता है। जब नहीं पाया जाता है, आरबीसी का जीवन काल कितना है, 120 दिन। अब सला मान लीजिए आरबीसी घूम रहा है, अब आरबीसी मर गया तो अब फिर उसको हटाएगा कौन। मान लीजिए इसमें से सेल अगर मर जाएगा तो फिर लाइसोसोम उसको खत्म कर देगा, लेकिन अगर आरबीसी मर गया तो आरबीसी में तो लाइसोसोम है ही नहीं, तो आरबीसी को खत्म कौन करेगा। तो आरबीसी जो है ना कहाँ जाकर के मरता है पता है, तिल्ली में जाकर के मरता है। पिलिहा इसको कहते हैं, स्प्लीन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में पिलिया कहते हैं और ठेठिया भाषा में इसको तिल्ली कहते हैं। ये तिल्ली में जाकर के मरता है और इसीलिए तिल्ली को, स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्र कहते हैं। और ये वहीं पर जाकर के मरता है। ये समझ में आ गया।
आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता है, तो आरबीसी कहाँ जाकर के मरता है? आरबीसी जाकर के मरता है पिल्ली में, पिलिया में, स्प्लीन में। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जरा देखिए प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म का हिंदी होता है जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर एक चिपचिपा गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। ये सेल है, सेल के अंदर एक चिपचिपा गाढ़ा तरल पदार्थ होगा। ये सेल है, सेल के अंदर गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ होगा और इस तरल पदार्थ को कहेंगे कोशिका द्रव्य। और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, आरएनए। इसके अंदर भी चिपचिपा गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? चिपचिपा गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। अब जरा देखिए ये चिपचिपा गाढ़ा तरल पदार्थ जो है, चिपचिपा गाढ़ा तरल पदार्थ जो है ना, अगर सेल के अंदर अगर चिपचिपा गाढ़ा तरल पदार्थ अगर होगा तो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेल के अंदर चिपचिपा गाढ़ा तरल पदार्थ होगा तो साइटोप्लाज्म होगा, और न्यूक्लियस के अंदर अगर गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि सेल के अंदर अगर चिपचिपा गाढ़ा तरल पदार्थ अगर होगा तो साइटोप्लाज्म कहलाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर अगर चिपचिपा गाढ़ा तरल पदार्थ अगर होगा तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। और इन दोनों को जब जोड़ देंगे आपस में, जब इन दोनों ये दोनों आपस में जब जुट जाएगा तो क्या कहलाएगा? वो प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लाज्म। ये चिपचिपा गाढ़ा तरल पदार्थ, इस चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ मतलब इधर से ये इधर नहीं, इससे ये न टकरा जाए, इससे ये नहीं टकरा जाए, इससे ये टकरा नहीं जाए। तो इसका काम है कि मतलब कि सबको एक जगह पर कांस्टेंट रखना है ना, इस तरह से रखना। प्रोटोप्लाज्म आप समझ गए। अब एक चीज रह गया, कभी कभी उससे भी क्वेश्चन पूछता है। एक चीज जो रह गया उसके बारे में जरा हम लोग पढ़ते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कहते हैं किसको है? ग्राम पॉजिटिव किसको कहेंगे, ग्राम नेगेटिव किसको कहेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है, हालांकि लगता है कि बहुत टफ है। अब जरा इसको आसान भाषा में समझते हैं। लैब में गए, ठीक है, गए, ग्राम पॉजिटिव किसको कहेंगे और ग्राम नेगेटिव किसको कहेंगे? आप मान लीजिए कि लैब गए, लैब में जाने के बाद क्रिस्टल वायलेट में बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे। ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, बहुत सारा बैक्टीरिया है। ये सब क्या है? बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। अब इतने सारे बैक्टीरिया में, अब इतना सारा बैक्टीरिया को आप चेक करिएगा और इतना सारे बैक्टीरिया को अलग चेक करिएगा। ये बैक्टीरिया में से क्रिस्टल वायलेट में अगर डालिएगा तो जिस बैक्टीरिया का, सुनिएगा ध्यान से, क्रिस्टल वायलेट में अगर इन बैक्टीरियाओं में से जितनी भी बैक्टीरिया हैं सब बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट में डालिए। क्रिस्टल वायलेट में डालने के बाद अगर उनका रंग बैंगनी कलर का होगा तो वो क्या कहलाएगा? ग्राम पॉजिटिव। क्या कहलाएगा? क्रिस्टल वायलेट में जिन बैक्टीरिया को डाले वो उन बैक्टीरियाओं का रंग क्रिस्टल वायलेट से निकालने के बाद उनका रंग अगर बैंगनी कलर का हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है, बैंगनी कलर का अगर हो जाता है तो वो कहलाएगा ग्राम पॉजिटिव। क्या कहलाएगा? ग्राम पॉजिटिव। अगर उन जिन बैक्टीरिया को हम डाले उन बैक्टीरिया का कलर पर्पल कलर नहीं हुआ, कलरलेस हो गया, पर्पल कलर नहीं हुआ तो वो क्या कहलाएगा? ग्राम नेगेटिव। वो क्या कहलाएगा? ग्राम नेगेटिव। फिर से सुनिएगा, इतनी सारी बैक्टीरिया हैं, मान लिया जाए इतनी बैक्टीरिया को हम निकालने के बाद क्रिस्टल वायलेट में डाले, सबका कलर क्या हो गया? पर्पल कलर का हो गया, बैंगनी कलर का हो गया। जब बैंगनी कलर का जब हो गया तो वो क्या कहलाएगा? ग्राम पॉजिटिव। पर्पल कलर का अगर हो गया बैक्टीरिया तो क्या कहलाएगा? ग्राम पॉजिटिव। अगर पर्पल कलर का नहीं हुआ, कलरलेस हुआ तो फिर क्या कहलाएगा? ग्राम नेगेटिव। याद रहेगा, ग्राम पॉजिटिव किसको कहेंगे? बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट में डालने के बाद उनका रंग अगर पर्पल कलर का हो जाता है, बैंगनी कलर का अगर हो जाता है तो वो कहलाएगा ग्राम पॉजिटिव। अगर बैंगनी कलर का नहीं होता है, कलरलेस होता है तो वो कहलाएगा ग्राम नेगेटिव। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीलिया और फ्लैजिला के